Page number, should be noting the slides. Okay. पेज नंबर आपकी जो बुक है उसके अंदर सेक्शन डी में आप देख लें डेथ एंड टाइम का जो होगा टॉपिक, वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये आपको स्कैटर्ड मिलेंगी, इसलिए इट्स बेटर कि आप या तो स्लाइड्स को नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो जो मैं बताती जाऊँ, ठीक है। ओके, तो define the term grief and thanatology. तो what is grief? पहले तो ये बताएं कि आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? हम्म, सैडनेस, सिम्बा के अब्बू ने वफात पा ली है, पेन और परी, डेथ ऑफ मुफासा एंड मुफासा एंड सिम्बा ग्रेन और द डेथ. ओके, so we will be talking about death and dying and the sadness that comes with death and dying, ठीक है. what is grief और sadness जो है ये किस चीज को कहते हैं? How do you define grief or sadness? Grief is intense sorrow, pain. Yes. So what happens in grief actually? कोई behavioral manifestations होती हैं, emotional manifestations होंगी. Feeling sad for someone we lost due to trouble, deep sadness. Okay. So loss of motivation, emotional feelings. So grief is basically a normal process of reacting to a loss. So loss can be mean death, any illness, anything, loss of bodily function. So the normal process of reacting to a loss resulting in involuntary emotional and behavioral responses. So remember this, whatever the emotional response comes, whatever the behavioral response comes, it is usually involuntary and unintentional. Okay, so loss of loved one is one of the causes of grief, sense of one's own nearing death, loss of familiar home environment, especially when you come to the hostel for the very first time leaving home, that's another, and you get homesick, so you become sad. And also loss of bodily function, for example, you lose a part of your body. कोई भी एक चीज जो है वो आपका एक हाथ पाँव कट जाए, ठीक है, सो कोई भी बॉडी पार्ट जो है अगर उसका लॉस होता है तो अगेन जो है यू गेट सैड, आप एक ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है. Okay, and what is thanatology? Thanatology is basically the scientific study of death and dying and the resulting losses, especially the social and emotional aspects. So this behavioral science is particular a branch of science. Likewise, thanatology is also a branch of science which deals with the study of death and dying. What happens nearing death? What are the social and emotional aspects that come with the resulting loss? ठीक है. So कौन कौन से जो हैं वो ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जो थैनाटोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं और स्टडी करते हैं? तो बता सकते हैं आप, आपको लगता है सर, लेट्स से डॉक्टर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए थैनाटोलॉजी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, और इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं इनको इन सब चीज़ों के बारे में जो थैनाटोलॉजी से रिलेटेड है, जो डेथ एंड डाइंग से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बारे में उनको आइडिया होना चाहिए, ठीक है. पुलिस ऑफिसर्स, यस दैट्स ट्रू. सो एलिजाबेथ कुबलर रॉस जो है, दैट वाज अ लेडी who did some remarkable work on death and dying in 1969, and she identified 5 emotional stages experienced by dying individuals. So these stages usually occur in a particular order, but also may be present simultaneously or in another order.
तो कुछ स्टेजेस हैं जो कि डाइंग इंडिविजुअल्स हैं उसने स्टडी की, ठीक है, उसने कहा कि वी कैन एक्चुअली रिलेट दीज स्टेजेस विद एवरीवन हु इज अंडरगोइंग अ लॉस और सैडनेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस थी इमोशनल स्टेजेस थी और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इनको बताया गया, लेकिन वन कैन से दिस ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। आप कई दफ़ा एक ही स्टेज में जो है, मतलब दो स्टेजेस में इकट्ठे आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है, और कई दफ़ा आप रिवर्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक 1 2 3 4 5 6 के ऑर्डर में आपने ऐसे ही जाना है। हो सकता है कि 2 भी पहले आ जाए या फिर 2 से पहले 3 आ जाए। तो ये थोड़ा-सा चेंजेस जो है ये हो सकती है, ठीक है। ओके, तो कौन-कौन सी इमोशनल स्टेजेस हैं? नंबर 1 इज़ डिनायल, नंबर 2 इज़ एंगर, 3 is bargaining, fourth is depression, then is acceptance. ठीक है, so these are 5 stages: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Now, death can involve fears that are physical, social, and emotional. So मुझे बता सकते हैं कि physical fears क्या हो सकते हैं when death is coming near? तो कौन कौन से physical fears किसी एक इंसान को होते हैं? फिजिकली क्या क्या उसको fears होंगे, क्या टेंशन होंगी, कि क्या हो सकता है फिजिकली उसके साथ? Body will decay, okay. When the person is near to death, okay. Paralysis, yes, बिल्कुल सही। वीकनेस हो सकती है, फियर ऑफ पेन हो सकता है, ही कांट ब्रीथ प्रॉपरली हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन अदर्स हो सकती है, ठीक है ना। डिपेंडेंस ऑन अदर्स भी तो होगी ना, अगर आप डिजीज है, फियर ऑफ डाइंग है, ठीक है। अच्छा, सोशल फियर्स क्या होते हैं किसी भी इंसान को? जब उसको कोई बहुत ही डिबिलिटेटिंग सी इलनेस है और उसको लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, ठीक है, या मरने वाला हूँ, तो सोशली क्या क्या फियर्स हो सकता है? फीलिंग डिटैच फ्रॉम अदर्स, यस। आइसोलेशन, सेपरेशन फ्रॉम द लव्ड वंस, how the family will be affected, yes. What will happen after my death to my family, feeling of losing family, बिल्कुल सही है। और इमोशनल फियर्स क्या होंगे? Emotionally, what he or she will feel, life after death, what will happen after death, yes, बिल्कुल सही है। What gonna happen after death, sorrow, ठीक है। So ये सारी चीजें हैं जो to lose one's company, ठीक है। So फिजिकल में जैसे आपने कहा जी, हेल्पलेसनेस है, डिपेंडेंस है, लॉस ऑफ फिजिकल फैकल्टीज है, फैकल्टी मींस एबिलिटी, लॉस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, म्यूटिलेशन है, पेन है, ये सारी चीजें जो उसके फिजिकल फियर्स हैं। सोशल में सेपरेशन है फ्रॉम द फैमिली, लीविंग बिहाइंड अनफिनिश्ड बिजनेसेस, कि मेरे पीछे से कैसी चीज़ें चलेंगी, क्या होगा, मैंने कुछ काम करने थे जो मैं नहीं कर सक रहा या अब नहीं कर सकूंगा, ठीक है। एंड इमोशनल बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर डेथ, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ। तो हमें हम मेरा ख्याल है हम में से कोई भी इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं है डेथ के लिए, और हम सोचते भी नहीं है इस बारे में कि जी अच्छा लेट्स से कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो उस वक्त हमें होश आती है कि अच्छा हो ये हमारे साथ क्या हो गया, और अब तो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में, वरना हम एक अपनी लगी बंदी रूटीन के अंदर चल रहे हैं और हम जो है वो अ, सारे काम अपने हर उस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें जब हम एज अ डॉक्टर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, so we need to keep in mind all these things when are treating a patient with a terminal illness or whose death is near, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। So now we'll go through the 5 emotional stages that a person experience. Number 1 is denial. So denial क्या चीज़ होती है? Denial कोई बता सकता है? Denial is a very common thing. यस, द सडन और एक्सीडेंटल डेथ जो है जिसमें उसको पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ है क्या, तो उसको तो ये वो तो इंसिडेंट से नहीं गुजर चलेगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा। They refuse to accept, not being able to accept the reality, yes, refusing something, yes.
unable to accept, not accepting the painful reality, ठीक है, that is denial, ठीक है. तो ये चीज़ जो है rejection जो होती है, denial हो जाता है. So unconscious refusal to accept facts, information, reality relating to the situation concerned. और ये सारी unconscious या unintentional होती है, बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि मैं कर क्या रहा हूँ. It is one of the basic defense mechanisms and it's perfectly natural. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है. This stage can last for hours, days or even weeks, depending upon the individual and the impact of loss. तो ये बात याद रखनी है कि एक तो इंडिविजुअल की अपना जो साइकोलॉजिकल उसका एबिलिटी है, ठीक है, उस पे, और दूसरा ये कि इम्पैक्ट ऑफ लॉस क्या है, लॉस जो था वो कितना बड़ा है, ठीक है. ये भी हो सकता है कि एक बंदा के जो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स है उसको बड़ी सी बड़ी जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आई है वो उसे इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे, और ये भी हो सकता है कि एक बहुत ही वीक नर्व्स का बंदा है और एक छोटा सा इशू आ गया और वो एकदम से उस डिनाइल के अंदर चला गया. सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है. सो अगर कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक पेशेंट जो है अगर आप उसे कोई इस तरह से बताते हैं कि जी आपकी लैब्स में ये इशू आया है या पे ये है, तो वो कहेंगे जी लैब नीड एन एरर और इस किस्म की कोई बात कर देंगे, तो दे सिंपली डिनाई कि ये ऐसा नहीं हो सकता. और रिमेंबर दिस थिंग कि डिनाइल जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, इसकी जो टाइमिंग है वो फ़र्क है, ठीक है. जैसे हमने कहा कि इट कैन लास्ट फॉर आवर्स भी, डेज़ भी और इवन वीक्स भी एट टाइम्स, ठीक है. ओके, सेकंड इज़ एंगर. So anger, once we accept or we come out of the denial, what happens? We start getting angry. Anger outbursts आने शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है. Anger outbursts. अब ये anger outbursts क्यों हो रहे हैं कि why me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा, ठीक है. सो एंगर इश्यूज आते हैं और एंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड एंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल अराउंड, ठीक है. तो वन सेल्फ की जब अपने ऊपर आप डायरेक्ट करते हैं एंगर, ठीक है, तो उस वक्त क्या इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा. Denial is a defense mechanism. How? Because whenever a painful reality comes up, body wants to bring up a shield in front of you to save you from that pain. Okay, the situation is causing you pain and hurt, and the body and the mind brings up a defense in front of you, a defensive shield, so that it can save you from the pain that is coming from that particular situation. So that is why it is called a defense mechanism. आपको जो फौरी डिफेंस चाहिए होता है, ठीक है, ये इस तरह से सामने आपके माइंड उसके सामने लेके आता है, ठीक है. सो फॉर द टाइम बीइंग आपकी जो पेनफुल रियलिटी है वो आप उसको एक्सेप्ट जब नहीं करते तो आपको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि नहीं नहीं ये गलती भी हो सकती है, डॉक्टर साहब ने गलत तरीके से पढ़ लिया या फिर लैब मेरा सैंपल किसी के साथ मिक्स हो गया, ठीक है. तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे रहे होते हैं और उस पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट करने से बचा रहे होते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ जो है इसीलिए इसको हम कहते हैं कि डिनायल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, सो एंगर इज व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सेल्फ. तो किस तरह से लोग जो हैं वो उसको प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे जब अपने ऊपर एंगर शो करेंगे तो क्या होगा. यस, इट हेल्प्स अस फ्रॉम हैविंग अ मेंटल ब्रेकडाउन. दैट्स ट्रू, महानूर ने बिल्कुल ठीक है. स्टॉप ईटिंग, यस, खाना पीना छोड़ देंगे, सेल्फ हार्म करेंगे, ठीक है. अगर आप आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, मेडिकेशंस लेना छोड़ देंगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंगर टुवर्ड्स वन सेल्फ आता है, लीड्स टू डिप्रेशन. एंड इफ इज एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल अराउंड यू, तो फिर क्या होगा, किस तरह से वो अ, दूसरों को दूसरों के सामने एंगर कैसे शो करेंगे. रेज, येलिंग, दैट्स ट्रू. रूड हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, बात नहीं मानेंगे, ठीक है, किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे. यस, दैट्स राइट. So anger can manifest in different ways. People dealing with emotional upsets can be angry with themselves or with others, especially those close to them. Okay? और पेशेंट में बिकम एंग्री एट द फिजिशियन एंड द हॉस्पिटल स्टाफ. ऑब्वियसली अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या होगा कि वो जो हॉस्पिटल में लोग हैं जो बार बार डॉक्टर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, उन पे गुस्सा करेगा, ठीक है, उनसे बात नहीं करेगा, उनकी बात मानेगा नहीं. अगर या उससे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो उनसे रूड हो जाएगा, ठीक है, और उनको ब्लेम करना शुरू कर देगा कि यू शुड हैव चेक्ड ऑन मी वीकली, इट इज योर फॉल्ट दैट आई एम डाइंग एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है.
तो ये चीज़ आनी शुरू हुई। फिर जब वो डिनायल से निकल आया तो अब उसको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हो रही है, तो अब उसने किसी ना किसी तरह से अपना एंगर निकालना है, ठीक है? ओके। एंगर जब थोड़ा-सा ख़त्म होता है, वो देखता है कि एंगर से इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो रहे और मैं ठीक नहीं हो रहा, तो क्या होता है, ही रीचेज़ द स्टेजेस ऑफ बार्गेन। तो बार्गेन जो है वो इंसान किस-किस से करता है? क्या ख़्याल है? फिजिकल वायलेंस, गॉड अल्लाह ताला से बार्गेन करता है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला से बार्गेन करेगा कि जी अच्छा या अल्लाह मैं मुझे बचा लें, करूँगा, मैं इतने नफ़ल पढ़ूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपनी सारी दौलत दूसरों को दे दूँगा, ठीक है कि मैं बचना चाहता हूँ, ठीक है। तो बार्गेनिंग एक तो ये होती है, ठीक है। एक बार्गेनिंग और भी होती है कि जब आपका जो लॉस है वो बहुत माइनर है, उसका इम्पैक्ट का, और वो स्पेशली किसी और इंडिविजुअल के साथ है, ठीक है। तो पीयर्स के साथ भी बार्गेन होती है, इवन डॉक्टर्स के साथ लोग बार्गेनिंग करते हैं, जैसे शाज़मीन ने कहा है कि डॉक्टर से लोग कहेंगे कि जी आप हमें बचा लें, हम आपको सब कुछ दे देंगे, ठीक है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बार्गेनिंग जो है वो लोग करते हैं बचने के लिए उस चीज़ से, ठीक है। इवन जब आपने देखा होगा कि आप फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपस में उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका ब्रेकअप हो गया, तो क्या होगा कि एट टाइम्स जो है लोग उस पेनफुल रियलिटी से बचने के लिए यहाँ तक बार्गेन करते हैं कि ओके लेट्स बी फ्रेंड्स देन, इफ वी कैन नॉट हैव अ लव रिलेशनशिप वी कैन बी फ्रेंड्स, ठीक है। तो लाइक वाइज मतलब हम हर लेवल पे बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं, सो टू सेव अस फ्रॉम द हर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। So patient may try to strike a bargain with God. For example, I will give half of my money to charity if I get rid of this illness. Even people facing less serious trauma can bargain or seek to negotiate a compromise. For example, can we still be friends when facing a breakup? ठीक है। तो बार्गेन से जब काम नहीं चलता, ठीक है, बार्गेन से भी काम नहीं चला और एक्चुअली यू हैव रियलाइज दैट नाउ आई एम गोइंग टू डाई, ऐसा होना ही होना है, ठीक है। बार्गेन से भी काम नहीं चला, एंगर भी करके देख लिया, एंगर से भी मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। और लड़ाई करके भी देख ली, बार्गेन करके भी देख लिया, डिनाई करके भी देख लिया, लेकिन द इशू इज स्टिल देयर, देन व्हाट हैपेंस, द पेशेंट गोज इनटू डिप्रेशन, ठीक है। अब वो डिप्रेशन में चला जाता है, होपलेसनेस आ जाती है, वर्थलेसनेस आ जाती है, ठीक है, शदीद किस्म का डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बता सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ओके आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन हो गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, बीइंग सैड, बीइंग ग्लूमी, सोशल आइसोलेशन, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, हर चीज़ को आप छोड़ देंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ सुसाइडल थॉट्स, एग्जैक्टली सोशलाइज नहीं करेगा, लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक फीचर्स हैं जो है डिप्रेशन के, ठीक है। So patient becomes preoccupied with death and become emotionally detached. I feel so distant from the others and so hopeless. तो क्या क्या चीज़ें लोग फील करते हैं, they feel numb and dead inside. They become disinterested in life. They lack concentration. Decreased appetite हो जाएगी. Find himself or herself crying at random things. बगैर किसी वजह के रो रहे हैं. ठीक है, ये देखिए ऐसा कोई apparent reason नहीं है लेकिन बस रो रहे हैं, रोना आ रहा है. Thoughts of suicide also occur at this stage. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो डिप्रेशन के फेज के अंदर आती हैं, और डिप्रेशन के बड़े जो इनिशियल सिम्टम्स हैं कि आप बिल्कुल ही हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि बस अब तो कुछ नहीं बचा और आई एम गोइंग टू डाई सून, ठीक है। सो यू यू डोंट फील एनी इमोशंस, एक्चुअली तो इमोशंस हैं ही नहीं आपके, अब आपके इमोशंस खत्म हो गए, लगता है जैसे वैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, ठीक है। सो दिस कम्स इन डिप्रेशन एंड फाइनली एक्सेप्टेंस। अब डिप्रेशन से भी कुछ नहीं हुआ, डिप्रेशन से भी इलनेस तो वहीं की वहीं रही है, इलनेस तो खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जो है इट इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिकवरी एंड हीलिंग, ठीक है। और रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि उसकी इलनेस रिकवर कर जाएगी, रिकवरी का मतलब ये होता है कि यू एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, एंड देन यू डिसाइड टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू इन द डेज दैट यू हैव लेफ्ट, ठीक है ना। जो चीज़ें अब टाइम रह गया उसको क्वालिटी टाइम वो गुजारते हैं, ठीक है, कि अब ठीक है, आई हैव अ मंथ, आई हैव 2 months, आई हैव 3 months, आई नीड टू स्पेंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी, आई नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, बजाय ये कि मैं अब अपना लड़ाई करके
और मैं बार्गेन करके और मैं जो हूँ डिप्रेशन में रह के हर चीज़ छोड़ दूँ और जो वक्त मेरे पास रह गया है उसको भी मैं बुरे तरीके से गुजार दूँ और मैं मर जाऊँ, तो इट्स बेटर है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि अब ये है मेरे साथ चीज़, ठीक है, एंड आई नीड टू मूव ऑन विद दिस, ठीक है। So this is called acceptance. Patient is calm and I accept his or her fate. I am ready to go now. Mourning period begins to dissipate at this time, and the grieving person is now ready to accept the reality of what has taken place. True healing does not occur until there is acceptance of loss, and person is now free to move on with his or her own life. तो जैसे मैंने कहा कि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी इलनेस हील हो गई है या उसका जो भी लॉस था वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस रियलिटी को, और होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और उसे पता है कि जी मेरे पास मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, so I need to move on with this. I need to accept that I'm going to die. ठीक है, मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे अब आगे का जो टाइम है उसको देख के गुजारना है, ठीक है। सो ये जो इमोशनल स्टेजेस हैं इनको आप अगर और आसानी से याद करना हो तो इसको डबडा से याद कर सकते हैं, DABDA, डबडा, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ रिमेंबर ग्रीविंग कैन बी आइसोलेटिंग। व्हेन यू आर ग्रीविंग फॉर सम लॉस यू ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ, ठीक है। किसी की सप्ली आ गई है एग्जाम में, ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग वो बंदा क्या करता है, उसका दिल नहीं करता किसी से बात करने का, वो सोशली आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। किसी के घर में कोई खुदा न खास्ता किसी की पेरेंट्स में से किसी की या बहुत ही क्लोज लव्ड वंस की डेथ हो गई है, तो द पर्सन ट्राइज टू आइसोलेट वन सेल्फ, ठीक है। आप कुछ चाहते हैं कुछ अरसे के लिए आप बिल्कुल आइसोलेट कर लें अपने आप को, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, और ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होती हैं, ठीक है। Move on, mental recovery, compromise with the situation, that's agreed। अच्छा जी, और इसके अलावा अच्छा, ये बात याद रखिए, ग्रीविंग कैन बी साइक्लिंग इन नेचर टू। अब ये जो स्लाइड है इसकी अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें तो दैट वुड बी गुड, या अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लें, ठीक है। हमने अभी बात की है कि ये 5 स्टेजेस है और इसके अंदर से बंदा गुजरता है, ठीक है। और मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से यही सीक्वेंस हो स्टेजेस का, कई दफ़ा इससे भी होता है कि इंसान 2 चीज़ों पे इकट्ठा गुजर रहा होता है, यानी कि डिनायल के साथ-साथ एंगर भी चल रहा होता है, ठीक है, या फिर एंगर के साथ बार्गेनिंग भी चल रही होती है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बार्गेनिंग पहले आ जाए और एंगर बाद में आ जाए। सो ऑल दीज़ थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। एंड इवन द ग्रीविंग कैन बी साइक्लिंग इन नेचर। अब आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें एक साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे देखें तो वर्टिकल लाइन है जिसमें इमोशनल रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, और जहाँ पे पैसिव और एक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, और एक बेस लाइन हमारी है जिसपे हम नॉर्मली जो स्टेबिलिटी है उसमें हम चलते हैं, ठीक है। अब व्हेन अ पर्सन इज नॉर्मल गोइंग थ्रू अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, और उसमें कोई इशू नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो एक स्टेबल पोजीशन पे होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी जो है वो नॉर्मली अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्टिव साइड पे होती है। हम जब हम बिल्कुल एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं तो वी आर नॉट पैसिव, हम एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, अपनी रूटीन में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्टिव स्टेट होती है हमारी, ठीक है। बट व्हेन अ बॉम्ब शेल बर्स्ट ऑन अस, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो व्हाट हैपेंस, द वेरी फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन इज शॉक एंड पैरालिसिस, ठीक है, जिसको आप इमोबिलाइजेशन का नाम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसे है कि द मोमेंट यू टेल समबडी, टेल समवन समथिंग व्हिच इज रियली 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 बैड, what happens, the person gets a shock and he gets a paralysis, immobilization, ठीक है। और पैरालिसिस ये नहीं है कि उसको खुदा ना खास्ता वैसे पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का मतलब ये है कि इट इज अ मेंटल पैरालिसिस, ठीक है, कि आप थोड़ी देर के लिए नम हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्या ये एकदम क़यामत आ गई है मेरे ऊपर, ठीक है। so this is basically immobilization। then what happens, then after the initial shock subsides, the patient gets into denial, ठीक है। डिनायल अगेन एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी की स्टेज में आ रहा होता है, एक प्लेटो जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे डिनायल है, ठीक है। डिनायल से आगे जब बात देखते हैं तो डिनायल के आगे आप देख रहे हैं कि ऊपर हम दोबारा, अब एंगर जो है इट इज़ एन एक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे होते हैं, तो आप देखें कि एंगर जो है
वो काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है। डिनायल एक नॉर्मल स्टेज पे जब आप थोड़े से काम है तब आप डिनायल की स्टेज में, और उसके बाद जब आप एकदम से आपके इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, एंगर आते हैं, तो वो एक एक्टिव स्टेट होती है, ठीक है। देन एंगर जब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है तो उसके बाद आप बार्गेनिंग पे आते हैं, तो अगेन आप एक्टिव से अब थोड़ा 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 पैसिव स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन यू आर स्टिल एक्टिव, यू आर डूइंग चैरिटी वर्क, यू आर डूइंग सेइंग नमाजें एंड टॉकिंग टू फेथ हीलर्स और व्हाट नॉट, ढेर सारे लोगों से आप बातें भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो anger is active stage but not healthy. Anger is in the active stage but it is healthy also, because आप जो आपके जितने इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं ना, जो आपके अंदर चल रहा होता है, वो आप निकाल देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें कि जो आपके वेस्टर्न कल्चर है, स्पेशली जो ब्रिटेन का कल्चर है, ठीक है, वो बड़ा कूल कल्चर है, एंड expressing of anger is not actually appreciated over there, it is not encouraged. So what happens, people what do there, that people keep on bottling up the emotions inside, वो बाहर निकालते ही नहीं है अपना एंगर। हमारे यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है, हम क्या होता है कि हम डिनायल में भी जाते हैं और फिर हम एंगर भी अपना निकाल देते हैं, अपना गुस्सा निकाल देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं ना आप सुकून में हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इट इज हेल्दी अगर इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉटलिंग अप इनसाइड थिंग्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, सारी चीजें हम बॉटल अप करते रहे, तो वो क्या कहते हैं, ज्यादा अनहेल्दी चीज है, ठीक है। ओके, bargaining में again you are in an active state, not that much as you were active in the anger state, but you are again in the active state. आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठे हुए, ठीक है। बट बार्गेनिंग से काम नहीं चलता, तो देन यू डिप इनटू द डिप्रेशन स्टेट, जो कि एक बिल्कुल पैसिव स्टेट है, जिसमें हमने कहा यू आर इमोशनली डिटैच, यू आर नम, यू आर डेड, यू फील डेड इनसाइड, देयर इज लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज, सोशल आइसोलेशन, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। ओके, डिप्रेशन के बाद अब यहाँ पे एक नई आप टर्म देख रहे हैं, टेस्टिंग की। yes, again anger has so many negative outcomes, you are right, ठीक है। नेगेटिव आउटकम्स इसके हैं, लेकिन फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग आउट उसके लिए तो हेल्दी है ना। बाकियों के लिए तो हम ये तो नहीं, मैं ये तो नहीं सिर्फ कह रही ना कि वो बिल्कुल ही हेल्दी है और उसमें अनहेल्दी चीजें नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हर चीज की होती है, ठीक है। तो एंगर जो है, अगर आप, मैं एंगर निकाल देती हूँ अपना, ठीक है, सो ओके, इट कैन बी हेल्दी फॉर मी, बट मैं जिसके ऊपर निकाल रही हूँ, ठीक है, वो उसके लिए गलत हो सकता है। एंगर निकालने के बहुत से तरीके हैं। एंगर शो करने में, लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि सब्लिमेशन एक वो डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इस सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या उससे 2-3 लेक्चर्स के बाद हो, ठीक है। सब्लिमेशन एक वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एंगर की नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप पॉजिटिव तरीके से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि अगर एक बंदा है कि जिसका टेम्परामेंट इश्यूज हैं, जिसको एंगर इश्यूज हैं फॉर एनी रीजन, ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको प्रोडक्टिवली किस तरह करेगा कि वो कोई ऐसी फील्ड चूज कर देगा कि जिसके अंदर वो अपने एंगर आउटबर्स्ट निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल जिम जो है ना शुरू कर दे, या जो किक बॉक्सिंग हो वो लोग करते हैं, ठीक है। सो किक बॉक्सिंग में लोग अपना एंगर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोडक्टिव वे है ऑफ टेकिंग आउट योर नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ठीक है कि एंगर के पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट्स भी हैं, अगर एंगर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू टेस्टिंग नाउ। टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में ये होगा कि टेस्टिंग में यू स्टार्ट टेस्टिंग द सॉल्यूशंस दैट यू हैव फॉर योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ये वो एक नई चीज है कि जो जैसे एक इमोबिलाइजेशन है, एक नई टर्म है जो हमने इसके अंदर ऐड की है, टेस्ट टर्म है कि जो 5 स्टेजेस ऑफ डबडा के अंदर हमने ऐड की। तो ये एक टेस्टिंग होता है कि जब आप एक्चुअली टेस्ट कर रहे होते हैं कि अब आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन फाइनली यू एक्सेप्ट दैट दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, ठीक है। सो ये टोटल आप देख रहे हैं कि एक साइक्लिक सी चीज चल रही है, ठीक है। अब ये साइकिल जो है, इसके अंदर ये भी है, कुछ लोग जो है किसी एक फेज में स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एंगर फेज में स्टक हो जाते हैं, वो डिप्रेशन के फेज में स्टक हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि डिप्रेशन के फेज में बहुत सारे लोग बहुत बहुत टाइम के लिए स्टक रहते हैं, ठीक है। अब वो
टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस तक आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल है, मतलब ये भी चीजें आपने देखी है, बट देयर शुड बी सम टाइम लिमिट जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ओके दिस इज एब नॉर्मल, नाउ दिस पर्सन नीड सम ट्रीटमेंट फॉर दिस, ठीक है। लेकिन ये है कि ये चीज भी देखी जा सकती है कि ये हम ये नहीं देखेंगे कि ठक 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 आप देख रहे हैं कि जी ओके डिनाइल आ गया, एंगर आ गया, बार्गेनिंग आ गया, डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन से वो बंदा एक्सेप्टेंस की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ओके यू आर विजुअलाइजिंग द पर्सन हु हैज सम पर्टिकुलर इलनेस, ठीक है, was going through all these stages and now he's stuck in depression और आप वेट कर रहे हैं कि नहीं 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 ये काम खराब हो गया, so he should go to the acceptance, but why he is not going to the acceptance, ठीक है, because he is stuck in depression and this is also normal, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बंदा किसी एक स्टेज में काफी देर के लिए स्टक रहे। ओके, so and it and this grief varies individually, ठीक है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके हैं ग्रीफ के साथ टैकल करने के, ठीक है, और उसको किस तरह से उसकी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जाने के लिए, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, हमें करना क्या चाहिए, कौन कौन से इंटरवेंशन दैट वी कैन डू while we are witnessing a person who is going through grief. So talk as needed जितने रिक्वायर्ड है, सुपरफिशियल आंसर्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। जैसा हम कहते हैं कई दफ़ा किसी को तसल्ली देने के लिए इट इज़ गॉड्स विल, नहीं नहीं बस आप पर ये होगा वो होगा ऐसे करके। सो इट इज़ बेटर टू लिसन टू द पर्सन व्हाट द पर्सन नीड्स टू से, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बजाय सॉल्यूशन उसको देने के, ठीक है, we need to listen to the patient whatever the patient is feeling, whatever the grieving person is feeling, and he or she wants to talk, just listen to it, ठीक है। रिलीजियस सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं एज अप्रोप्रिएट, स्टे विद द पेशेंट एज नीडेड, डू नॉट आइसोलेट द पेशेंट, ठीक है। आइसोलेट अगर वो लेट से आप पे एंगर आउटबर्स्ट शो करता भी है तो क्या होगा, अगर तो आपको पता होगा इन स्टेजेस के बारे में, तो एज अ डॉक्टर यू वॉन्ट रिएक्ट एक्चुअली, ठीक है, और आपको रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप रिएक्ट करना शुरू करें और आप कहेंगे कि क्या बदतमीज सा पेशेंट है और ये मुझसे बात जो है वो क्यों बदतमीजी कर रहा है, मैंने तो नहीं ऐसा किया, ठीक है, तो क्या होगा कि फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा बल्कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको और हार्म कर रहे हैं, उसको हर्ट कर रहे हैं, कि अगर उसने बदतमीजी किया तो आपने भी काउंटर बदतमीजी कर दी है। जाएंगे लेकिन जो नर्स है वो तो थोड़ी देर बाद जाके तो मेडिकेशन देनी पेशेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो फैमिलीज के साथ उनको बिठाएं, उनके साथ बात करें, ठीक है, और उनको भी बताएं ये बात कर रहे हो और डांट रही है उसको कि तुम खाना नहीं खा रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो फैमिली शुड आल्सो नो, और वो आप ही बताएंगे फैमिली को, ठीक है जी ये इश्यूज हैं, ठीक है, सो द पर्सन इज गोइंग थ्रू दीज प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, now the important thing difference between normal and abnormal grief, so remember this, normal grief का एक और नाम होता है जिसको हम bereavement कहते हैं, ठीक है, bereavement,
जी, कैन यू हेयर मी? एंड कैन यू view the PowerPoint slide? Okay. So, in normal grief, the weight loss, because we know that when depression comes, the patient's appetite is lost. Okay. So there should be there must be some weight loss. Okay. So weight loss जो होता है वो एक normal grief के अंदर less than 5 pounds का होता है. ठीक है. Whereas जो significant weight loss आपका आता है abnormal grief है, and it is more than 5% of total body weight. ठीक है, जो टोटल बॉडी वेट है वहां तो हमने वैसे ही बात कर दी कि लेस देन 5 पाउंड्स वेट लॉस होगा. लेकिन अगर एबनॉर्मल ग्रीफ है तो वो एबनॉर्मल ग्रीफ काफी लंबा चल रहा होगा, उसमें जो वेट लॉस आएगा इट विल बी मोर देन 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ठीक है. माइनर स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपकी नॉर्मल ग्रीफ के अंदर आती हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो है वो वी सी इन एबनॉर्मल ग्रीफ. माइल्ड गिल्ट फीलिंग्स, गिल्टी फीलिंग्स क्यों होंगी, क्या आप बता सकते हैं कोई कि किसी की गिल्टी फीलिंग्स क्यों होंगी लोगों के अंदर when they're going through a grief? For example, a person has lost his father or mother, ठीक है, and now he or she is grieving, ठीक है, और अब grief में से गुजर रहे हैं वो. Thinking about he could have, yes. क्या spend more time with him, yes. ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते, उनका ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट करवा लेते, would have behaved properly, ठीक है. Maybe thinking it was my fault, I didn't look after my father well. ठीक है, तो ये सारी गिल्ट की फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये माइल्ड होती हैं. जबकि जो रिग्रेटिंग द मिसबिहेवियर, ठीक है, जबकि इंटेंस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आपको एबनॉर्मल ग्रीफ में आती हैं. ठीक है. देन illusions come in normal grief or bereavement. What does illusion mean? Illusion क्या होता है? What is illusion? आपने पढ़ा हुआ है what is illusion and what is hallucination and delusion. When real stimulus in response to an misperception in response to an external stimulus. Yes. So illusions कैसी होंगी? Let's say अभी हम इसी एग्जांपल को आगे फर्दर लेके चलते हैं कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है. सो illusion आपको होगा उस बंदे का, यानी कि आपको लगेगा कि वो बंदा नजर आ रहा है, आपको नजर आया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, if a person, if father has died, ठीक है, the son will look like okay कोई बंदा और बैठा हुआ है, ठीक है, like उसको लगेगा कि कोई नहीं, ये मेरे फादर बैठे हैं. ठीक है. although the father has died, ठीक है. सो ये एक illusion है जो हमें नॉर्मली नॉर्मल ग्रीफ के अंदर मिलती हैं और ये नॉर्मल होती हैं. whereas hallucinations and delusions आपको abnormal grief में नजर आते हैं. hallucination when there is no real external stimulus. Yes. तो जब external stimulus है ही नहीं, कोई है ही नहीं, लेकिन you actually feel that there is someone or you hear somebody talking, so ये hallucinations होंगी. और at times delusions भी होती हैं. delusion क्या होती है? Yes, that's true. मानूर ने बिल्कुल ठीक है. when calls name he thinks his father called him. illusion. अच्छा, और delusions क्या होते हैं? false beliefs जो, ठीक है. सो यूजुअली false belief अंदर psychotic features भी आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. ओके. attempts to return to work and social activities. सो नॉर्मल ग्रीफ के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग वापस अपने काम पे जाते हैं. ठीक है, रिज्यूम कर लेते हैं. लेकिन जो एब नॉर्मल ग्रीफ है, क्योंकि उसके अंदर आप स्टक होते हैं, एट टाइम्स डिप्रेशन के अंदर स्टक होते हैं. ठीक है, तो बहुत कम लोग जो हैं वो अपने नॉर्मल जो रूटीन है उसमें वापस जाते हैं. अच्छा, क्राइज और एक्सप्रेस सैडनेस इन ब्रीवमेंट. डेफिनेटली लोग रोएंगे, अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करेंगे. जबकि जब आप सुसाइडल होना शुरू हो जाएं, ठीक है, और आप सोचना शुरू कर दें, इट्स ट्रू डिल्यूजन. शाजमीन ने ठीक कहा है, ये भी सही है. ठीक है. तो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जी मैं क्यों जिंदा हूँ, आई शुड डाई टू. ठीक है. सो वो खुद से ये सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. ठीक है. ओके. मॉडरेट सिम्टम्स सबसाइड विद इन अ ईयर. मॉडरेट सिम्टम्स कौन कौन? तो आप कह लें कि जी एपेटाइट है, कंसंट्रेशन है, स्पीड है, ठीक है, ये जो गिल्ट की फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं दे सबसाइड विद इन अ ईयर. दीज आर द मॉडरेट सिम्टम्स. ठीक है. ये जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं एबनॉर्मल ग्रीफ के अंदर, इट परसिस्ट
देन है, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा ये किसी ठीक है, 1 साल इज़ लॉट ऑफ ठीक है, आप अब दुःख के लिए काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है? स्पेशली अगर कोई विडो है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है? तो वो टाइम लगता है और मॉडरेट सिम्पटम्स जो होते हैं लोग वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है इफ दे परसिस्ट फॉर मोर देन अ ईयर तो फिर ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिसपे आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे इसकी हेल्प करनी है, ठीक है? सिवियर सिम्पटम्स रिज़ॉल्व विदिन 2 मंथ्स जो सिवियर सिम्पटम्स होते हैं यानी कि गिल्ट की फीलिंग्स हैं, इल्यूजन्स हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विदिन 2 मंथ्स रिज़ॉल्व हो जाती हैं नॉर्मल ग्रीफ के अंदर। लेकिन एबनॉर्मल ग्रीफ में यूजुअली सिवियर सिम्पटम्स परसिस्ट करते हैं फॉर मोर देन 2 मंथ्स। और सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स हैं ये भी सिवियर सिम्पटम्स के अंदर आते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ठीक है? गिल्ट्स जो हैं ये सारे जो हैं सिवियर सिम्पटम्स में आते हैं एंड दे परसिस्ट मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है? नॉर्मल ग्रीफ के अंदर यू डोंट नीड मच ऑफ द ड्रग्स, यू जस्ट कैन हैव अ साइकोथेरेपी, टॉक टू द पर्सन एज रिक्वायर्ड, ठीक है? लिसन टू द पर्सन व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है? सिर्फ उनको साइकोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है और ड्रग्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं तो आप उनको कुछ देर के लिए बेंजोडाज़ेपीन्स जो हैं वो अ, रिकमेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और उसपे भी आपने उनको बताना है कि जी दे कैन कॉज़ डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस सो हाउ मच टाइम यू कैन टेक, ठीक है? जबकि जब एबनॉर्मल ग्रीफ है जो कि ऑलमोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर चल रहा है, ठीक है? और उसके अंदर जब हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं, डिल्यूजन्स भी आना शुरू हो जाते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो उस वक़्त हमें ड्रग्स या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसको हम ईसीटी कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है? वो तक देनी पड़ती है क्योंकि लोग जो है इतने ज़्यादा डिप्रेशन और साइकोसिस की स्टेज में पहुँच जाते हैं कि आपको फिर उनको इस तरीके से एक चीज़ जो ऑल्सो नॉर्मल है वो भी मैं आपको बता दूँ कि यूजुअली एक एनिवर्सरी रिएक्शन जो है एक वर्ड यूज़ होता है, ठीक है? एमसीक्यूज़ में भी आपको आएगा और ये एससीक्यू में भी एट टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। एनिवर्सरी रिएक्शन क्या होता है? एनिवर्सरी रिएक्शन ये होता है कि जैसा हम जिसको बरसी भी कहते हैं कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो आफ्टर अ ईयर जब उसकी एनिवर्सरी आती है, ठीक है? डेथ एनिवर्सरी आती है, तो उस वक़्त वो सारी जो भी आपकी फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, जो गिल्ट था, जो आपकी सैडनेस थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें दोबारा से वापस आती हैं। आप ठीक हो चुके होते हैं, आप उस एक ग्रीफ के टाइम पीरियड को गुज़ार चुके हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें दोबारा से रिटर्न होती हैं और वो आप एनिवर्सरी के टाइम पे दोबारा फ़ील करते हैं। इल्यूज़न भी एट टाइम्स फ़ील करते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव जंप्ड इंटो एबनॉर्मल ग्रीफ, दैट इज़ नॉट एबनॉर्मल, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। एनिवर्सरी रिएक्शन जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? और ये लोगों को होता है और यूजुअली फर्स्ट एनिवर्सरी पे तो बहुत ज़्यादा होता है और पहली जो बरसी होती है किसी भी इंसान की जो चला गया घर से, ठीक है? उसकी पहली जो डेथ एनिवर्सरी है उस पे तो वो जो ग्रीफ और जो सैडनेस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी आहिस्ता-आहिस्ता विद द पासिंग still so
Can you hear me? Yes. Okay. So, any questions up till now? Any questions? No. बिल्कुल, ऐसे ही है मानो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जो कि किसी के साथ एसोसिएटेड थी, अगेन दोज़ फीलिंग्स जो इंटेंसिटी जो होती है वो वापस आती है, उसी वक़्त आप उसको दोबारा से गो थ्रू करते हैं, ठीक है? वही ग्रीफ़ आप फ़ील करते हैं, ठीक है? ये होता है और लेकिन ये है कि विद द पासेज ऑफ टाइम एज़ यू पास थ्रू डिफरेंट ईयर्स, ठीक है? तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होता जाता है। तो इट हैपेंस, ठीक है? लेकिन ये है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे ग्रोथ है, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रिड ऑफ दोज़ थिंग्स। मतलब जो आपकी उनकी मेमोरीज हैं उनके साथ जुड़ी हुई, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आप की मेमोरीज उनके साथ हैं, तो आप उसे मत उनसे जान छुड़ाएं, उनको साथ रखें। आउट ऑफ डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा ना कि डिप्रेशन जो है वो आप जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल ग्रीफ है, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ अरसे के बाद डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं, आपको डिप्रेशन के अंदर आप नहीं रहते। लेकिन यस, इफ यू गेट स्टक इन डिप्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से यू आर इन डिप्रेशन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, देन यू विल नीडिंग एक्सटर्नल थेरेपी। ठीक है, हमने कहा कि जी जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं दे गो ऑन विद इन अ ईयर, और जो सॉरी जो माइल्ड सिम्टम्स हैं और जो सॉरी मॉडरेट हैं और जो सवेयर होते हैं वो 2 मंथ्स के अंदर इजीली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर तो आपको लगता है कि जी वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है और जो डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स हैं, आइसोलेशन है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक्सटेंड कर रही हैं फॉर मंथ्स, लेट्स से 5 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है, देन द पर्सन विल बी नीडिंग एन एक्सटर्नल थेरेपी। यू विल बी गोइंग थ्रू द डिफेंस मैकेनिज्म इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको पढ़ेंगे सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं ग्रीफ में, जब आप ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं कि जो आपको शील्ड प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्टिव फील्ड फॉर द टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं, बट इट्स अ रियलिटी एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए होते हैं। If someone is reluctant to therapy, how can we treat? Okay, then talk as required. Listen to the person. ठीक है, अगर बंदा जो है आपको कोई कोई मेडिकेशन नहीं लेना चाहता, तो देन जस्ट बी विद देम, लिसन टू देम, टॉक टू देम, गिव देम साइकोथेरेपी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं करते। हम सिर्फ सुन रहे होते हैं रिप्लाई करने के लिए, बट नॉट देयर टू अंडरस्टैंड। एट टाइम्स इट हैपेंस दैट यू जस्ट नीड टू लिसन टू समबडी, और आप बैठेंगे किसी के बाद किसी से पूछेंगे तो शायद वो अपना पूरा दिल खोल के आपके पास रख देगा कि जी वो किस टेंशन से और तो कौन क्या क्या उसके इश्यूज थे, किस चीज़ से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कुछ दफ़ा आपको सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हैं और अगले बंदे की बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जो उनकी जो जो सैडनेस है वो रिलीज होती है। ट्रस्ट इश्यूज, ओके। सो अब ये ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, ये तो फिर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरे घर वालों के साथ ट्रस्ट, एट टाइम्स ये होता है कि आप अपने घर वालों से बात नहीं करना कर सकते तो आप अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों से बात कर लेते हैं, हर बंदे के साथ आप नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू। बट यू हैव ऑलवेज समबडी टू टॉक टू। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे आप बात ना कर सकें। एनी मोर क्वेश्चंस? No. Okay, ji. Thank you so much. So nice of you for being here.
Inshallah, I'll take your lecture hopefully in the next week now. Person going through some pain is very vulnerable. You just want the art to make them speak. And you should have that art to make them speak actually. Because हमारा काम ही है, ठीक है? We are here to actually listen. ठीक है? ये डॉक्टर्स के लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको ये आना चाहिए करना। कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको बार-बार पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह ये है ताकि you should master this technique. Okay, ji, thank you so much. So nice of you. Take care and stay at home. Khuda Hafiz.